प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर आप सभी का पुनः इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो मार्शल ने अपना मुद्रा का समीकरण दिया है, मुद्रा की मात्रा का मुद्रा परिमाण समीकरण दिया है, उसको किस प्रकार से कैम्ब्रिज के जो अर्थशास्त्री हैं, पिगू है, रॉबर्टसन है इत्यादि ने उसकी आलोचना की और किन किन बिंदुओं पे आलोचना करते हुए अपना सुधार वाला एक समीकरण दिया है। वहीं पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि सभी अर्थशास्त्रियों ने जो कैम्ब्रिज से बिलोंग करते हैं उन्होंने फिशर की आलोचना तो की, लेकिन जब समीकरण दिया तो सब ने अपना अलग अलग समीकरण दिया था। तो वो जो अलग अलग समीकरण दिए थे उसमें किन्होंने किस किस रूप में अपने समीकरण दिए हैं उनका अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्शल का समीकरण। मार्शल ने किस प्रकार से मुद्रा की जो परिमाण सिद्धांत है उसमें कैम्ब्रिज थ्योरी में अपना इक्वेशन दिया है। तो उनका इक्वेशन सिंपल है, उनका इक्वेशन है m = ky। तो यहाँ पे m का मतलब मुद्रा की कुल मात्रा है जो जनता के पास है, y = वास्तविक आय है, k = वास्तविक आय का वह अनुपात जिसके लिए जनता नगद राशि रखना चाहती है। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है m तो वो का वही है कि कितनी मार्केट में या जनता के पास अभी मुद्रा की मात्रा है, y मतलब जो आपका नेशनल इनकम है, वास्तविक आय है, और k का मतलब द पोर्शन, वो उस वास्तविक आय का वह हिस्सा जिसे जनता अपने पास नगद राशि में रखना चाहती है, यानी मुद्रा की मांग क्या है। तो के तो वो प्रतिशत दिखाता है वास्तविक आय का जो कि वास्तव में मांग की जाएगी, मुद्रा की मांग होगी। एम यहाँ पे मुद्रा की पूर्ति को दिखाया जा रहा है। अब देखें यहाँ पे जब हम मुद्रा का मूल्य देखें तो मुद्रा का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको के से वाई को गुणा करना पड़ेगा और एम का भाग लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे आप ये मान सकते हैं कि के आपका वाई 100 है, के आपका 20 तो ऊपर 20 आ जाएगा, और मुद्रा की मात्रा अगर 5 है तो यहाँ पे मुद्रा का मूल्य, आपकी मुद्रा की मात्रा मान लो यहाँ पे आप 40 समझ ले तो यहाँ पे 1/2 मुद्रा का मूल्य हो जाएगा। और अगर आपको मूल्य स्तर देखना है तो आपको मुद्रा की जो कुल मात्रा है, जो पूर्ति है, वो ऊपर रखनी पड़ेगी और ये समीकरण उल्टा हो जाएगा तो आपको मूल्य स्तर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे मार्शल ने जो कहा है कि उनके अनुसार मूल्य में जो परिवर्तन आते हैं वे के में होने वाले परिवर्तन के कारण ही होते हैं। और ये तो स्पष्ट है कि मुद्रा की पूर्ति है जो आपकी स्थिर है, जो वो आपकी मांग जो है जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें चेंजेज होता है, तो उसमें चेंजेज होने के कारण से ही मुद्रा का मूल्य और मूल्य स्तर में चेंज होता है। अब नेक्स्ट है रॉबर्टसन का समीकरण। देखिए रॉबर्टसन का समीकरण और मार्शल का समीकरण, इन दोनों समीकरणों में अगर आप देखें तो मूलभूत कोई अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। कारण देखिए जो रॉबर्टसन ने अपना समीकरण दिया है उसमें उन्होंने y की जगह t का यूज किया है। तो इनका जो समीकरण था वो था p = m/kt, जहाँ पे p जो p है वो मूल्य स्तर को दिखाई दे रहा है, m यहाँ पे आपको क्वांटिटी ऑफ मनी जो सप्लाई है वो दिखाई दे रही है, k तरलता का पॉइंट है, और t कुल वस्तुएं, t यहाँ पे कुल वस्तुएं जो आप बाज़ार में उपलब्ध है और जितनी लिक्विडिटी चाहिए, तो उसके हिसाब से इनका जो फॉर्मूला है जिससे कि आप मूल्य स्तर ज्ञात कर सकें। अगर इनकी फॉर्मूले से अगर हमको मुद्रा का मूल्य ज्ञात करना हो तो KT आपका जो ऊपर के साइड चला जाएगा, M आपका नीचे आ जाएगा, तो अंश और हर में चेंजेस हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपका मुद्रा मूल्य हो जाएगा। किन्स ने ज़रूर अपना जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला अब बेसिकली चीज़ें तो वही प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इनके फॉर्मूले में और भी इन्होंने कई चीज़ें शामिल की हैं जिनके कारण से हम ये कह सकते हैं कि मार्शल ने जो फॉर्मूला दिया है और रॉबर्टसन ने जो फॉर्मूला दिया है उन दोनों के फॉर्मूले से किन्स का फॉर्मूला अलग है। तो किन्स का फॉर्मूला क्या है इसको हम देखते हैं। किन्स का फॉर्मूला p =
स्मॉल n अपॉन k प्लस स्मॉल r k 1। अब यहाँ हमको देखना होगा कि ये जितने भी समीकरण में जो हमने अल्फ़ाबेट यूज़ किए उनका क्या क्या अर्थ है। तो n यहाँ पे आपको दिखाता है चलन में मुद्रा की कुल मात्रा। इट मीन्स इट शोज़ यू द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द मार्केट। p यहाँ पे स्टैंड फॉर मूल्य स्तर है, ये वस्तुओं के मूल्य स्तर को आपको बता रहा है। k डिनोट करता है ऐसी उपभोग की इकाइयाँ जिनको समाज नकदी के रूप में रखना चाहता है, मतलब ये तरलता का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाता है। और r जो है वो दिखा रहा है आपको बैंकों के पास जमा कोषों का वह अनुपात जो बैंक अपने पास नगद में रखते हैं। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो मार्शल ने और जो आपके यूँ कह सकते हैं कि रॉबर्टसन ने, उन्होंने जो आपके समीकरण दिए हैं तो उनसे किन्स का समीकरण थोड़ा सा अलग इस रूप में है कि किन्स ने अपने समीकरण में वो राशि भी शामिल की जो बैंकों में जमा है और उसके लिए उन्होंने आर को डिनोट किया है। और केवन है उपभोग की वह इकाइयाँ जिनका जनता बैंकों के रूप में रखता है। तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट आ गए। पहला, जो उपभोग के लिए जनता अपने पास पैसा रखना चाहती है। दूसरा, जो उपभोग के लिए बैंकों में पैसा रखने चाहते हैं। और इसमें हम वो अपनी वाला शामिल नहीं करेंगे, इसमें हम जो सेविंग अकाउंट है में जो पैसा रखते हैं उसी को शामिल करेंगे। और उसके अलावा अगर बैंक्स भी अपनी जो राशि है उसका कुछ हिस्सा अगर नगद तरलता बनाए रखना चाहते हैं तो उसको भी हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो P = N, यहाँ पे टोटल सप्लाई है, K जितना जनता नगद में रखना चाह रही है वो हिस्सा आ गया, और RK1 मतलब वो बैंकों पास कितना नगद रखना चाहती है और उसमें कितना है जिसमें जनता ने बैंकों के पास रख रखा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा और इन दोनों को जोड़ के जो हम भाग लगाएंगे तो उससे हमको मुद्रा का मूल्य का ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला ये मूल्य स्तर का है, इसका रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं तो हमको मुद्रा की जो कीमत है उसका पता हमें चल जाएगा। तो देखिए बच्चों, इनमें जो समीकरण हैं उसमें आपको केवल अल्फ़ाबेट्स का अंतर नज़र आएगा और मार्शल और रॉबर्टसन के तो जो समीकरण हैं उनमें कोई खास अंतर भी दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, किन्स ने ज़रूर एक अच्छी चीज़ कही है कि उसने वो चीज़ें भी शामिल कर रखी हैं कि जो बैंक के पास तरलता में रखा हुआ है और उसमें से वो हिस्सा जो वास्तव में उपभोक्ता उसको नगद में रखना चाहते हैं, कभी भी निकलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट में जो पैसा उन्होंने बैंक के पास रख रखा उसको भी शामिल कर रखा है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो किन्स का जो इक्वेशन है वो सुपीरियर है, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय कि हम मार्शल और रॉबर्टसन की बात करें तो। लेकिन कॉमन जो चीज़ है वो सब में वही है। उन्होंने जो कैम्ब्रिज में ये जितने भी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अपना जो ध्यान रखा वो इस बात पे रखा कि कितना वास्तव में हम संचय के रूप में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो मुद्रा का कार्य है जो कि संचय से संबंधित है उस पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम आगे देखेंगे अब कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत में भी अगर किसी ने कोई कमियाँ निकाली है, महत्व है, तो उनका भी हम जिक्र करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।